हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट इज कंप्लीट चैप्टर इन जस्ट वन शॉट। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 10 साइंस। कुछ भी हो जाए, आप चाहे इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या फिर रिवीजन कर रहे हो, आपको सब कुछ समझ आएगा, है ना। चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, या फिर फ्लावर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, तो आप सच में आग लगाने वाले हो अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो आपको सब समझ आएगा और स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो याद रखना, रिप्रोडक्शन मींस टू रिप्रोड्यूस। किसी चीज को दोबारा से यदि बनाया जा रहा है तो उसको रिप्रोड्यूस कहा जा रहा है। जैसे कि अर्थ पर ह्यूमंस प्रेजेंट हैं, अब ये ह्यूमंस, एक मेल एंड फीमेल मिलकर के एक चाइल्ड को जन्म देते हैं, तो ह्यूमंस ने मिलकर के एक नए ह्यूमन को क्रिएट किया। इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूस करना। तो यहां पर चाइल्ड को, बायोलॉजी में चाइल्ड को, संतान को, बच्चे को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। और ये जो ऑफस्प्रिंग है बायोलॉजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट से। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ना, ये प्रोसेस इसलिए जरूरी है सो दैट लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे अर्थ पर, स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे अर्थ पर, और जो है ये धरती, ये दुनिया इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। तो रिप्रोडक्शन दैट मींस ये जो जन्म देने की प्रोसेस है, जन्म देने की जो प्रोसेस है, ये दो तरह की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ह्यूमंस में होती है, जिसमें मेल एंड फीमेल का होना जरूरी होता है, जैसे कि इंसानों में होता है, ह्यूमंस में होता है। यदि एक मेल चाहे कि अकेला ही वो जन्म दे दे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेल एंड फीमेल का, दोनों का होना जरूरी होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल, यहां पर मेल एंड फीमेल की जरूरत नहीं होती, एक सिंगल इंडिविजुअल ही न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है, न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस कर सकता है और करता है। तो आगे बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये फीचर होता है। आगे बढ़ेंगे तो सिंगल पेरेंट तो ठीक है, इसमें गेमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। याद रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जब फीचर्स पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, तो आपको लिखना होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स नहीं होते। गेमेट्स का मतलब है जर्म सेल्स का ना होना। जर्म सेल्स, देखो जर्म सेल्स, गेमेट को हम जर्म सेल कहते हैं। तो ये मेल जर्म सेल होते हैं, मेल जर्म सेल, और इसके अलावा होते हैं फीमेल जर्म सेल। तो जब मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल मिलते हैं, जब फ्यूज करते हैं, फ्यूजन जब इनका होता है, तब जाकर के बनता है जाइगोट, या फिर मैं आसान भाषा में कहूं तब जाकर के एम्ब्रियो का, या फिर मैं कहूं कि ऑफस्प्रिंग का जो है क्रिएशन हो पाता है। किसका? ऑफस्प्रिंग का क्रिएशन होना शुरू होता है। तो अगर यहां पर सिंगल पेरेंट है तो फिर मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल कहां से आएगी? नहीं आएगी ना, इसलिए यहां पर गेमेट्स नहीं होते। इसके अलावा न्यू इंडिविजुअल जो बनता है एकदम आइडेंटिकल होता है, एकदम सेम होता है। जैसे कि ह्यूमंस में वेरिएशन होते हैं ना, कि आपका फेस, दूसरे का फेस, तीसरे का फेस, सबके फेस अलग अलग हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एक अमीबा दूसरे अमीबा की एज इट इज कॉपी होगा। ये रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस यहां पर जो है जन्म जल्दी हो जाता है, जबकि ह्यूमंस में, जानवर में कुछ मंथ्स का टाइम लगता है। आगे बढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, दैट इज ये करीब आपके 6 टाइप के होते हैं, और इसमें कैटेगरी करके एक टाइप बढ़ जाता है, जैसे कि टिश्यू कल्चर वगैरह। तो फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये आपके 6 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन सभी को पढ़ते हैं। तो फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, या फिर कहें डिवाइड होना। तो बढ़ेंगे कि भाई ब्रेक होना, कि जहां पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाए एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में, या फिर कहें एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल में, ये सही वर्ड है, एक या एक से ज्यादा इंडिविजुअल में, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं फिजन होना। तो फिजन जो है 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सिंगल सेल 2 टुकड़ों में, 2 सेल में स्प्लिट हो जाती है, और दोनों की जो डीएनए होता है एकदम एज इट इज कॉपी होते हैं, जैसे कि अमीबा के अंदर ये प्रोसेस होती है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? बाइनरी का मतलब 2, बाइनरी का मतलब क्या है? 2। तो एक सेल, इस सेल के अंदर, एक सेल के अंदर आप देख रहे हो ना, ये यहां पर जो है ना, ये 2 सेल में थोड़ा सा डिवाइड हो गई। इसके बाद एक लंबे समय के, मतलब एक समय के बाद ये
अपनी लेंथ को एलोंगेट कर लेगा, दैट मीन्स ये मैच्योरेशन की ओर पहुंच रहा है। और उसके बाद जब ये मैं कहूंगा भाई सफिशिएंटली एलोंगेट हो जाएगी तो ये जो है ये ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद यहाँ पर दो सेल बन जाएगी। तो ये जो कहूंगा इसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया था डॉटर सेल। क्या नाम दिया था? डॉटर सेल। तो ये जो डॉटर सेल है ये पेरेंट सेल के एज इट इज कॉपी होती है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि ये देखो एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल मतलब कहूंगा एक सिंगल सेल जिसको हमने कहा पेरेंट सेल। अब इसके अंदर जो है कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और जब ये मैच्योर हो जाएगी एक समय के बाद ये सेल्स एकदम अलग अलग हो जाएगी। ये जो इसकी सिस्ट है दैट मीन्स के ये जो है ना ये ब्रेक हो जाएगी और फिर उसके बाद कई सारे डॉटर सेल्स यहां से रिलीज हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। हम इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ये आप जान सकते हैं भाई ये किसके अंदर होता है, ये अमीबा के अंदर होता है और ये आपका प्लाज्मोडियम इसका एक एग्जांपल है। क्या? प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। अमीबा के अंदर आपका ये बाइनरी फिजन मिल जाएगा, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट आते हैं भाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़े होना। क्या होना? टुकड़े होना। तो जब एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पीसेस में, जब मैच्योर होने के बाद, जब जैसे मान लीजिए कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म की जो लेंथ है वो इतनी ही बढ़ सकती है, तो अब ये मैच्योर हो गया, अब इससे ज्यादा लेंथ बढ़ेगी तो यहां से इसका टुकड़ा हो जाएगा और नया टुकड़ा जो होगा उसको हम न्यू इंडिविजुअल कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यू इंडिविजुअल। क्या कहेंगे? न्यू इंडिविजुअल। तो यहां पर देख रहे हो आप कि बिना दो पेरेंट के यहां पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये स्पायरोगायरा में होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में जैसे कि अगर हमारे पास ये एक सेल है तो यहां पर कहूंगा कि जब ये मैच्योर हो गई तो उसके बाद ये इसका टुकड़ा हो गया और ये आपका एक न्यू इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, ये जो स्पायरोगायरा वगैरह ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम है। आगे बढ़ेंगे, बडिंग क्या होता है? तो बडिंग का मतलब है, बडिंग मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जब एक बड का मतलब है ये जो बाहर निकलने वाला ये जो हिस्सा है ये, इसको हमने बड कहा। तो ये आप पेरेंट हाइड्रा देख रहे हो। क्या है? पेरेंट हाइड्रा। तो बडिंग क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है, एक टाइप है। अब ये जो प्रोसेस है ये हाइड्रा में होती है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा आपका एक माइक्रो बीइंग है। क्या है? माइक्रो बॉडी है, काफी छोटी साइज की। तो आप ये समझिए कि ये बड है। जब इस बड की ग्रोथ होगी, डेवलपिंग बड, और इसके बाद यहां पर ये न्यू बड बन गई, और जब ये नई बड बन गई तो फिर यहां से ये अलग हो जाएगा और फिर अलग होने के बाद ये आपका एक न्यू इंडिविजुअल हो गया, न्यू इंडिविजुअल हो गया। और अब ये न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो गया। ठीक है ना। अब इसका और इसका कोई भी वास्ता नहीं है, ये अपने अलग तरीके से बढ़ेगा। तो उसको हम कहेंगे बडिंग। ये बडिंग आपकी हाइड्रा में भी होती है और यीस्ट में भी होती है। किस में होती है? यीस्ट में। आगे बढ़ते हैं, रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन क्या होता है। जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना कि टुकड़े हो जाना, मिच्योर होने पर क्या हो जाना? टुकड़े हो जाना। फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि टुकड़े हो गए और जब मिच्योर हो जाएगी तब पूरी तरह से लेंथ बढ़ जाएगी ना, तभी जाकर टुकड़ा होगा और नया टुकड़ा, नया पीस जो है एक नया इंडिविजुअल बनाएगा। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है ना, रीजनरेशन में क्या होता है कि मान लो कि अगर हमारे पास ये एक बॉडी है, इसको जैसे मान लीजिए इसको कहा जाता है प्लेनेरिया। क्या कहा जाता है? प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। अब अगर आपने इस प्लेनेरिया को यहां से 3 हिस्सों में काट दिया, 4 हिस्सों में काट दिया, तो ऊपर वाला हिस्सा एक अलग, दूसरा वाला अलग, तीसरा वाला अलग, समझ रहे हो ना। तो ये एक अलग ही, जैसे मान लो ये आपका एक पेरेंट सेल है, ठीक है ना, तो ये आपका अलग हिस्सा, ये अलग ही पेरेंट सेल बन जाएगा, ये अलग ही पेरेंट सेल बन जाएगा, ये अलग ही पेरेंट सेल बन जाएगा। तो 1 से 3 ने जन्म ले लिया, 1 से 3 ने जन्म ले लिया, समझ रहे हो ना। तो उसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो मान लो अगर आपने इसको ब्रेक किया 3 हिस्सों में, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, अब ये आपका एक ये वाला बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा, पूरी तरह से हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। यहां पर स्टेम यानी कि तने से, ये देख रहे हो ना, ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये यहां पर स्टेम से, रूट से, लीव्स से, पत्तियों से, यानी कि नए ऑफस्प्रिंग को, यहां पर ऑफस्प्रिंग कहना तो सही रहेगा, लेकिन नए प्लांट को, नई बॉडीज को जन्म दिया जाता है। आपको बता दें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे कि आपने जो है ना कहीं पर देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आपने रोज को जरूर देखा होगा, रोज के प्लांट को आपने देखा होगा ना, कि रोज में जैसे मान लीजिए ये रोज है, यहां पर जो है कांटे वाटे लगे हुए हैं और यहां पर जो है ना इसका जो फ्लावर है ये इस तरह से है, ठीक है। अब किसी ने क्या किया कि भाई रोज को यहां से कट करके ले आया, रोज को कट करके ले आया और अपने घर में ले जा करके लगा दिया, ठीक। तो अब आपके घर में जो है ये, आपके घर में ये उग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। आपने देखा है रोज का बीज तो नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट इसी को लगा देते हैं,
डायरेक्ट इसी को, जिससे क्या होता है ना कि इसको इसको रिप्रोड्यूस होने में या फिर कहें इसको आगे बढ़ने में और इसकी ग्रोथ होने में कम टाइम लगता है, सीड की जरूरत नहीं होती और डायरेक्ट ही ये होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो जैसे आपने रोज को बिना इसके जो है ना मेल एंड फीमेल गेमेट्स के इसकी ग्रोथ हो गई, ठीक इसी तरह से और भी तरीके हैं। जैसे कि एक ग्रोथ का तरीका वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, नए इंडिविजुअल को क्रिएट करने का तरीका, कि मान लो देखो नीचे होती है रूट, नीचे होती है रूट और ऊपर होती है शूट। तो ध्यान देना कि ये रूट है और ये शूट है। अब यहां से ये स्टेम जा रहा है। अब आपने स्टेम को क्या किया, आपने स्टेम को जमीन के अंदर ले जाकर के जो है इसको मैं कहूंगा भाई दबा दिया, जमीन के अंदर आपने इसको गाड़ दिया। इसके बाद कुछ समय के बाद ये जो स्टेम है ये भी अपनी रूट को डेवलप करने लगेगा, ऐसे समझ रहे हो, जैसे कि यहां पर इसने भी रूट को डेवलप किया और यहां से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। अब आप एक समय के बाद इसको काट दोगे तो ये एक अलग ही बन गया और ये एक अलग ही बन गया। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है। ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है। ठीक है, अब वेजिटेटिव इसको अपन कहते हैं लेयरिंग। क्या कहते हैं, लेयरिंग। क्या कहा जाता है इसको, लेयरिंग। याद रखना इनके नाम, इसको हम कहते हैं लेयरिंग। अब देखो यहां पर देखो, इसको काट दिया और इसको काट करके यहां पे लगा दिया, ये एक अलग ही बन जाएगा। आपने यहां पर इसको कहा गया कटिंग। क्या कहा गया, कटिंग। ठीक है, नाउ ग्राफ्टिंग क्या होता है, जैसे कि रोज में होता, अच्छा ग्राफ्टिंग अलग चीज है। देखो ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग में देखो ये आपने एक हिस्सा काट दिया, अब देखो आपने इस हिस्सा काट के दूसरे तने के साथ, दूसरे स्टेम के साथ जोड़ दिया और यहां पर आपने टेपिंग वगैरह करके जो है इसको लगा दिया, जैसे कि फ्रैक्चर को जोड़ देते हैं ना, और उसके बाद एक समय के बाद इसमें ये अलग ही बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि एक तरह का प्लांट दूसरे तरह के प्लांट को ले जाकर के जोड़ देते हैं और यहां पर न्यू स्पीसी भी देखने को मिल जाती है। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपको सीड वगैरह की जरूरत नहीं होती, किसकी जरूरत नहीं होती, सीड वगैरह की। तो सीड की जरूरत नहीं होती, तो यहां से क्या होता है कि वो फ्रूट्स जो कि सीडलेस फ्रूट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी कंटिन्यूटी के लिए ये जो प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये काफी अच्छा है। इसके बाद जेनेटिकली सिमिलरिटी, मतलब जेनेटिकल सिमिलरिटी मेंटेन रहती है। अब देखो जैसे कि बनाना में बनाना जो है ना, इनकी जो कैपेसिटी है ये खत्म ही है जो है सीड प्रोड्यूस करने की। ऑरेंज, रोज, जैस्मीन, इन सबको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो है रिप्रोड्यूस किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। तो याद रखना स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि स्पोर मींस, जैसे आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जब फंगस लग जाता है तो ग्रीन, तो आप देखेंगे भाई व्हाइटिश लेयर बन जाती है। उस व्हाइटिश लेयर को जब आप माइक्रोस्कोप से देखो, कहां से, माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यह स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोप से देखने को मिलता है। इसमें इसको कहा जाता है हाइफी। इसको क्या कहा जाता है, हाइफी। ठीक है, यहां पर इसको कहा जाता है स्पोरेंजियम। क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम। और ये जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको कहा जाता है स्पोर। क्या कहा जाता है, स्पोर। तो जब इसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन काफी ज्यादा होता है, मैच्योर होने पर ये स्पोर फट जाता है और जिस जगह पर ब्रेड की जिस जगह पर ये गिरेगा उस जगह पर और ज्यादा जो मैं कहूंगा भाई और ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा इन ऑर्गेनिज्म का, और ये जो लेयर है यहां से बढ़ते हुए यहां पर हो जाती है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में होता है। कहां पर होता है, राइजोपस में। आगे बढ़ेंगे, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी होता है, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट का। तो मेल गेमेट या फिर मैं कहूं फीमेल गेमेट को हम इसको कह सकते हैं बायोलॉजी के टर्म्स में। देखिए फ्यूजन ऑफ गेमेट्स को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल गेमेट जिसको हमने आपको पहले बता दिया मेल जर्म सेल है ना, एंड फीमेल गेमेट जब ये दोनों मिलते हैं, जब मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है, तो बनता है जाइगोट। मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल जब मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये जाइगोट एम्ब्रू बनेगा, दैट मींस भ्रूण बनेगा, शिशु बनेगा, एम्ब्रू बनेगा, और उसके बाद मैच्योर होने के बाद एक समय के बाद ये ऑफस्प्रिंग कहेंगे, इसको हम चाइल्ड कहेंगे, इसका जन्म हो जाता है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ह्यूमंस, एनिमल्स के साथ साथ फ्लावर्स में भी होता है। तो फ्लावर्स में दो टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, बायसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर हम उन फ्लावर्स को कहते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस का जो आपने फ्लावर देखा होगा, या फिर मैं कहूँ यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स
होते हैं उसमें पपाया, वाटरमेलन्स ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, सीड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, दैट मीन्स मैं कहूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, फ्लावर्स के अंदर कैसे होता है। तो आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले कि ये जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पर ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला जो पोर्शन, ये देखो, ये जो है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। कैसा है? फीमेल पार्ट, फीमेल, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये भी फीमेल पार्ट है, इसको हम स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। इसके बाद ये भी फीमेल पार्ट है जो कि ओवरी है, और इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं पिस्टिल। दैट मीन्स पिस्टिल के अंदर ये तीनों पार्ट आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसको हमने जूम करके यहां पर दिखा दिया। यहां पर आगे बढ़ेंगे, इसमें जो मेल पार्ट है, इस फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है दैट इज एंथर। तो ये जो एंथर है, एंथर जो है ये आपका मेल पार्ट है। एंथर एंड फिलामेंट को मिलाकर के बनता है स्टेमन। क्या बनता है? स्टेमन, स्टेमन। ठीक है, अब ये स्टेमन बनता है। एंथर जो है, एंथर के पास पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन मेल का जर्म सेल होता है। क्या होता है? मेल का जर्म सेल, या फिर मैं कहूं मेल गेमेट होता है। आप अगर कुछ नहीं जानते तो ये तो जानते होंगे कि पोलन ग्रेन क्या होता है। फ्लावर्स का आपने एक येलो कलर का एक पाउडर देखा होगा, येलो कलर का एक पाउडर देखा होगा। अब ये येलो कलर का पाउडर ये यहां से होते हुए देखना, ये पोलन ग्रेन, ठीक है, ये पोलन ग्रेन, ये जो है ना एंथर से ये सबसे पहले स्टिग्मा में पहुंचता है। एंथर से कहां पहुंचता है? एंथर से पोलन ग्रेन कहां पहुंचता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा से होते हुए ये स्टाइल से होते हुए, ये देख रहे हो, ये मेल जर्म सेल है, ये यहां से पोलन ट्यूब से होते हुए, यहां से होते हुए ये इसके पास फीमेल जर्म सेल के पास पहुंचा। ये कहां पहुंचा? देख रहे हो, ये डॉट से अपने दिखाया, ये डॉट से मेल जर्म सेल। अब देखो यहां पर ये फीमेल जर्म सेल है, इसके साथ फीमेल जर्म सेल के साथ ये ओवरी में जाकर के मिल गया। अब यहां पर फॉर्मेशन होगा, मैं कहूंगा एम्ब्रियो का। किसका? एम्ब्रियो का। यहां पर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो जब यहां पर आप देखिए कि ये जो जायगोट है ना, मैं कहूंगा कि ये दोनों मिल गए, ये क्या बन गया? जायगोट। पहले मैं कहूंगा कि जब ये मेल एंड फीमेल मिले तो हमने कहा क्या फॉर्मेशन हुआ? जायगोट फॉर्मेशन हुआ। अब जायगोट के बाद ये एम्ब्रियो बनेगा, और कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा? ये सीड में। तो जब ये सुनना, मेल एंड फीमेल का जब मैं कहूंगा भाई फ्यूजन हुआ, जब ये मिले, तो उस प्रोसेस को हमने कहा फर्टिलाइजेशन होना। क्या कहा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जब ये जायगोट से एम्ब्रियो बन गया है ना, तो हमने इसको कहा जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या कहा? एम्ब्रियो बनने का मतलब मैं कहूंगा कि ये सीड बन गया। क्या बन गया? सीड बन गया, बीज बन गया, तो हमने इसको क्या कहा? जर्मिनेशन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जर्मिनेशन वगैरह ये क्या होता है। तो आप देख रहे हो ना, जायगोट डिवाइड्स इन टू फॉर्म एम्ब्रियो, जायगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, द सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म प्लांट्स एंड अंडर सुटेबल कंडीशन, एयर, मॉइस्चर एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इज ह्यूमन बीइंग। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना कि ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है? आप जानते हो ना, सेक्सुअल मोड में मेल एंड फीमेल दोनों का होना जरूरी होता है। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है? वो एज जब बॉडी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस दिखाई देते हैं, वो एज जब ह्यूमंस में सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर्स का की ग्रोथ होने लगती है। सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर्स में आते हैं अच्छा चेंजेस एट प्यूबर्टी। देखो कहा जाता है, जैसे मान लीजिए चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब वो एज जब कहा जाए मेल्स के लिए 14 to 15 ईयर्स ये प्यूबर्टी की स्टार्टिंग एज है। इस प्यूबर्टी में क्या होता है कि थिक हेयर ग्रोथ होती है आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, जो प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड हेयर ग्रोथ, आर्मपिट्स के अराउंड हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। स्किन ऑयली हो जाती है, पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं। गर्ल्स में कुछ चेंजेस होते हैं, बॉयज की बॉडीज में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आप देखते हो कि एक एज के बाद जैसे कि फीमेल्स में 12 ईयर्स एंड मेल्स में 14 ईयर, है ना। तो इसके बाद क्या होता है कि वॉइस जो होती है ये क्रैक होने लगती है, भारी होने लगती है, हेयर ग्रोथ होने लगती है फेस पर, बॉयज के अंदर, एंड सेक्सुअल मैच्योरिटीज, ये स्पर्म का फॉर्मेशन ये होने लगता है। आगे बढ़ेंगे, गर्ल्स के अंदर कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंक्रीज होना, ये चेंजेस होने लगते हैं। तो जब ये पीरियड आ जाता है तो हम इस पीरियड को प्यूबर्टी कहते हैं, या फिर कहें सेक्सुअल मैच्योरेशन पीरियड हम इसको कहते हैं।
आगे बढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहां पर हमें सबसे पहले बहुत बेसिक सी बात समझनी होगी कि जैसे मान लो कि ये यहां पर किडनी है, दैट इज बीन शेप्ड, है ना, अपन ने जो इसको बना दिया बीन शेप्ड किडनी होती है। तो किडनी से जब यूरिन, जब कहें कि भाई ब्लड फिल्टर होने के बाद यूरिन जब आती है तो पाइप्स होते हैं, इन पाइप्स को कहा जाता है यूरेटर। क्या कहा जाता है? यूरेटर। तो किडनी से जो यूरिन आई वो यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर होगी, और जब भी जो है हमें जाना होगा तो यहां पर आप देख रहे हो ये जो पाइप आ रहा है यहां से होता हुआ, और ये यहां से, हमने इन पाइप्स को यूरेटर कहा था। अब ये पाइप यहां से होते हुए यहां से यूरिन को पास कराएगा और ये यहां से यूरिन बाहर हो जाएगी, तो इसको कहा जाता है यूरेथ्रा। क्या कहा जाता है? यूरेथ्रा। एंड दिस इज प्रेजेंट इन पेनिस, दिस इज प्रेजेंट इन पेनिस। और ये जो है टिश्यूज से बना होता है। किसका? टिश्यूज से। इट इज बोनलेस। हाँ, नाउ आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपको सारी चीज समझनी है। ये टेस्टिस है। टेस्टिस ओवल शेप्ड होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, और ये जो पाउच जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। यहां पर टेस्टिस का जो मेन काम होता है ये होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना, या फिर कहें सिक्रेट करना। टेस्टिस का मेन काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन, इसको प्रोड्यूस करना, या फिर कहें कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना। मेल सेक्स हार्मोन अलग है एंड स्पर्म अलग है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, टेल लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ये स्पर्म, जिसको हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं, इसका काम टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना होता है, इसके साथ साथ स्पर्म को प्रोड्यूस करना होता है। अब जब ये स्पर्म बन जाता है, अच्छा, स्पर्म जो कि फीमेल जर्म सेल के साथ मिलेगा तब जाकर के जायगोट का फॉर्मेशन होगा, तब जाकर के एम्ब्रियो होगा ना। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अब ये स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म यहां से बनेगा। अब इस स्पर्म को कौन कैरी करेगा? स्पर्म को कैरी करेगा एक ट्यूब, जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। हाँ, अब ये वास डिफरेंस इसको लेकर के जाएगा। वास डिफरेंस किसको लेकर जा रहा है? स्पर्म को लेकर जा रहा है। किसको लेकर जा रहा है? स्पर्म को। अब ये वास डिफरेंस स्पर्म को लेकर गया, और यहां से जब भी एक्साइटमेंट होगी तो स्पर्म को बाहर जाना होगा। अब ये स्पर्म को बाहर जाना होगा। अब स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो टेल टाइप होता है ना। दैट मीन स्पर्म इस तरह से बाहर, इसके पास मोटिलिटी होती है ना, ये मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसको अगर यहां से देखो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको बाहर भी जाना पड़ेगा। तो यहां से अगर इसको बाहर जाना है तो उसके पास कुछ ल्यूब्रिकेशन होना चाहिए, तो ल्यूब्रिकेशन कहां से आएगा? तो इसको लुब्रिकेशन देती है सेमिनल वेसिकल्स। ये सेमिनल वेसिकल्स दो होती हैं, है ना, पेयर में पाई जाती हैं। तो यहां से होते हुए जब स्पर्म आता है जिसको यूरेथ्रा से पास होना पड़ता है, तो यूरेथ्रा से ये पास अगर ड्राई फॉर्म में होगा तो नहीं हो पाएगा। तो सेमिनल वेसिकल्स इसको कुछ फ्लूइड प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण लुब्रिकेशन मिलता है। सेम फंक्शनिंग होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी फ्रुक्टोज वगैरह, या फिर मैं कहूं यहां से कुछ फ्लूइड प्रोवाइड कराता है इसको, तो इसको प्रॉपर लुब्रिकेशन मिल जाती है, और ये यहां से जो स्पर्म है वो बाहर हो जाएगा। इसके बाद स्पर्म का यूज फीमेल सेल के साथ फ्यूजन कराने के लिए होता है। नाउ आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो है ना, ये आपका एक फॉर्मेट हो गया, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फंक्शंस ऑफ टेस्टिस क्या है? ये जो टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है, प्यूबर्टी के टाइम जो मेन जो चेंजेस होते हैं ह्यूमन मेल्स में, ये टेस्टिस के कारण ही, टेस्टिस जब प्रोडक्शन करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता है, रेगुलेशन करता है, तो होता है। हाँ, वास डिफरेंस का है? इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। याद रखना कि स्पर्म एंड यूरिन दोनों एक टाइम पर पास नहीं होगी, ये बात आपको समझनी होगी। हाँ, इट इज कॉमन पासेस फॉर स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा से ही दोनों पास होंगे, स्पर्म एंड यूरिन, लेकिन ये कॉमन पासेस तो है, लेकिन एक टाइम पर दोनों चीजें नहीं हो सकती। सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं? अपने सीक्रेशन से इसको नरिशमेंट देते हैं, सो दैट इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो जाए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना बहुत आराम से। देखो यहां पर जैसे जो मेन फंक्शन टेस्टिस का होता है मेल के अंदर, वही फंक्शन ओवरी का होता है, बट यहां पर जो है ना कुछ चेंजेस हैं। देखिए, ओवरी, जैसे टेस्टिस दो होते हैं उसको टेस्टिस कहा जाता है, इसी तरह से ओवरी भी दो होती हैं, ओवल शेप में होती है, इसलिए इनका नाम ओवरीज रखा। जैसे टेस्टिस
स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही फीमेल जर्म सेल को हम कहते हैं भाई एग प्रोड्यूस करना। क्या क्या होता है, ये ओवरी ये रही, और ओवरी एग प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ। जब 12 to 13 ईयर्स जब एज टर्न हो जाती है फीमेल्स की, तब ये ओवरीज का जो फंक्शनिंग है ये स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरीज एग प्रोड्यूस करती है, और ये एग कहां पहुंचेगा, ये एग पहुंचेगा एवरी मंथ फेलोपियन ट्यूब में। कहां पर, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब कहें या कहें ओविडक्ट, ये यहां से अल्टरनेट चलता है ना, एक मंथ इस पे इससे, एक मंथ इससे, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब में ये पहुंचेगा। अब होता क्या है कि ये एग मेच्योरिटी के टाइम पे होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब देखो ये फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, यहां पर देखना, यहां पर देखो, आप जानते हो ये मेल जर्म सेल, या फिर मैं कहूं ये रहा एग, क्या है ये एग, ठीक है, और यहां से ये रहा स्पर्म, ठीक। जब ये एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा तो फिर बनेगा जायगोट। जब जायगोट बनेगा तो फिर उसके बाद, उस जायगोट बनने के बाद बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है ना, जिसको हम शिशु कहते हैं, और उसके बाद एम्ब्रियो, और उसके बाद जो है बन जाएगा हमारा ऑफस्प्रिंग। हम इसको कहें एम्ब्रियो को हम ऑफस्प्रिंग कह देते हैं, या फिर कहें जो चाइल्ड जो है बर्थ हो जाएगा। देखो तो देखो ये प्रोसेस है। दैट मीन्स एग का, अगर चाइल्ड के लिए जरूरी क्या है, एग का एंड स्पर्म का फ्यूज होना। तो होता क्या है कि एवरी मंथ जब ये एग रिलीज होता है, जब ये एग रिलीज होता है एवरी मंथ आफ्टर 28 डेज के पीरियड में, तो फिर क्या होता है कि ये जो बॉडी है, जब ये एग रिलीज हुआ तो फीमेल बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है। इसको कहा जाता है यूटेरस। क्या कहता है, यूटेरस। यूटेरस को हम वॉम्ब भी कहते हैं, जिसको हम गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भ। तो आप ये समझो कि चाइल्ड के बर्थ के लिए, चाइल्ड के बनने के लिए, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए एग्स का मिलना जरूरी है, मतलब एग का स्पर्म के साथ मिलना जरूरी है। अब होता क्या है कि ओवरी से एग कहां पहुंचा, फेलोपियन ट्यूब में। अब फेलोपियन ट्यूब से ये जो है ना, इस फीमेल बॉडी ने खुद को प्रिपेयर किया, तैयार किया कि मुझे चाइल्ड को कैरी करना है। चाइल्ड को कैरी करने के लिए ये जो यूटेरस है, ये जो गर्भ है, इसकी जो वॉल्स हैं ये थिक होना चाहिए, ये थिक होना चाहिए, ये थिक होना चाहिए। अब ये थिक होंगी तो थिक होने के लिए यहां पर जो है ना कुछ थिक वॉल्स होती हैं। क्या होती है, थिक वॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात सुनो। ये वजाना है, यहां से स्पर्म जाएगा, और यहां से यही यूरिनेशन एंड चाइल्ड बर्थ में, चाइल्ड बर्थ जो है यहीं से होता है। हाँ तो देखो ये क्या है, ये वजाना है ना। यहां पर देखो, यहां से क्या होगा कि स्पर्म जो है यहां से जाएगा, यहां से स्पर्म जाएगा, और यहां से स्पर्म जाएगा, यहां पर पहुंचेगा। कहां पर, यहां पर। इसने जो है खुद को तैयार कर लिया, यहां पर जो है स्पर्म गया। अब देखो अगर स्पर्म जो है यहां पर पहुंच गया, तो स्पर्म जो है यहां से यहां पर पहुंचा, फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के बाद यहां पर ये यहां आ जाएगा। कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा विद इन प्लेसेंटा। कहां पर, प्लेसेंटा के अंदर। कहां पर, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक पाउच होता है, जिस पाउच के अंदर चाइल्ड रहेगा, एम्ब्रियो रहेगा। हाँ नाउ ध्यान से देखना, अगर ये बिकॉज अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो फिर क्या होता है कि एवरी मंथ ये एग तो बनेगा, ये एग बनेगा, बॉडी भी खुद को प्रिपेयर करेगी, बॉडी भी जो वॉर्म है वो भी खुद को प्रिपेयर करेगी, इसकी वॉल्स जो है थिक हो जाएंगी। लेकिन इसको इस एग को स्पर्म अगर नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा कि इसने जो वॉल्स को थिक किया है, ये इस वॉल्स को जो उसने थिक किया है, इन वॉल्स को जो है डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये वॉल्स क्या होता है, ये वॉल्स ब्लड के फॉर्म में फिर बाहर आएगी, ये वॉल्स डिस्ट्रॉय होंगी, ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें क्या होता है कि जो वॉल्स जो बन गई होती है ना, ये ब्लड के फॉर्म में बाहर आती हैं आफ्टर एवरी 28 डेज अप्रॉक्स। हाँ तो चलिए अब बात करेंगे, तो ये इसको हम कहते हैं, ये जो पर मंथ जो होता है इसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ये प्रोसेस मेनली हो क्यों रही है, बिकॉज ओवरी एग बना रही है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है तो फिर इसको जो इसने जो वॉल्स जो प्रिपेयर की थी उसको खत्म करना पड़ेगा, और ये ब्लड के फॉर्म में बाहर आएगी। आपको बता दें कि आप ये सारी चीजें समझ चुके हैं, बस अब आपने जो है यहाँ पर एग का फर्टिलाइजेशन भी देख लिया कि सब कुछ कैसे होने वाला है, कि जो फिर बाकी सारी चीजें आपको यहां पर ये समझ में आ जाएंगी। अगर व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो फिर ये जो इनर लाइनिंग जो बन जाती है ब्लड के फॉर्म में, वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएंगी। हाँ अब मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, दैट यदि कोई कॉन्सेप्शन नहीं करना चाहता, दैट मीन्स
अभी चाइल्ड के लिए प्रिपेयर नहीं है तो उसको कुछ मेजर्स लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर में कोई फिजिकल मेथड हम यूज कर सकते हैं, जैसे सर्वाइकल कैप, डायफ्राम या फिर कॉन्डम्स वगैरह। केमिकल मेथड में ओरल पिल्स लिए जा सकती हैं, सो दैट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पूरी ना हो पाए। हार्मोनल बैलेंस आप देख रहे हो ना, दीज चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड, एग जो है आपके रिलीज नहीं हो पाएंगे। हाँ नाउ इसके बाद कुछ मेथड्स हैं जो कि IUCD कॉपर टी का यूज किया जाता है। किसका? कॉपर टी का। कॉपर टी क्या होता है? कॉपर टी इस तरह की एक टी होती है जिसमें जो है ना, जिसमें जब स्पर्म जाता है तो उस स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह सर्जिकल मेथड में क्या होता है, जिसको हम वेसेक्टोमी कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो यहां पर मेल्स में वास्ट डिफरेंस, जिसको हिंदी में आपने नसबंदी भी सुना होगा, क्या? नसबंदी भी आपने सुना होगा। तो वास्ट डिफरेंस जो होता है ना, उसको ब्लॉक करके उसमें गठान लगा दी जाती है, सो दैट स्पर्म का ट्रांसफर ना हो पाए, एंड फीमेल्स के अंदर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, सो दैट एग का ट्रांसफर ना हो पाए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ पाई होंगी। तो ये आपका जो है ना कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको आराम से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना तरीके से, और आपका ये चैप्टर बढ़िया से खत्म हो जाएगा। आई होप यू गाइज गॉट दिस पॉइंट एंड गुड लक टू योर एग्जामिनेशंस। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप कंप्लीट वीडियोस देख पाए हैं ना इसको, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं, तो कमेंट करके जरूर जाएं। थैंक यू गाइस।